तो जो पहला टॉपिक है वो है मानव संवहन तंत्र। तो हमारे शरीर में उपस्थित विऑक्सीजनित रुधिर किस तरह से हृदय में जाकर के फेफड़ों में जाता है और फिर फेफड़ों में वहां पर ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्सीजनित रुधिर में बदलता है, फिर वापस से फेफड़ों में आता है और फिर फेफड़ों से कहां जाता है, शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। किस तरह से यह प्रक्रिया होती है ना, इसको हम लोग समझेंगे कहां पर, दोहरा परिसंचरण में, जिसको हम लोग बोलते हैं रक्त स्कंदन, जिसपे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि आखिर ये ब्लड क्लॉटिंग क्या है। तो ये जो खूबसूरत सा आपको चित्र दिख रहा है ये क्या है, ये आपका हृदय है, ठीक है, जो क्या है, इसमें 4 कक्ष होते हैं। पहले बताया क्या होता है, 4 कक्ष होते हैं। चाहे बाएं अलिंद की बात करो चाहे बाएं निलय की बात करो, रुधिर कैसा है बेटा, ऑक्सीजनित। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल है, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, चिल कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त मोहित यादव, आपका ट्यूटर, आपका शिक्षक, आपका यार, जो भी समझो, मैं आपको यहां पर पढ़ाता हूं जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में हम लोग यहां पर एक समरी सीरीज चालू कर रहे हैं, एक समरी सीरीज को चला रहे हैं। इस समरी सीरीज के माध्यम से क्या है कि आपको बहुत क्विक रिवीजन कराया जाएगा, है ना। क्विक रिवीजन का मतलब क्या है, जैसे एग्जाम आ जाते हैं ना, तो जब एग्जाम आ जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, जितना भी आपने पढ़ लिया है उसको एक फटाफट जल्दी क्या करते हैं, समराइज करते हैं, है ना, कि बस की पॉइंट पे फोकस करते हैं। जो की पॉइंट जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज्यादा महत्वपूर्ण है उन पे फोकस करते हैं। इसके अलावा जितना भी आपने पढ़ा है उसका एक रिवीजन करते हैं। तो बस आप यही समझ सकते हैं कि इस समरी सीरीज के माध्यम से आपको यहां पर रिवीजन करवाया जा रहा है, मतलब कि आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो भी मेहनत है वो सारी हम करेंगे, बस खाली आपको हमारे साथ बने रहना है, आपको हमारे साथ इस सीरीज को पूरा देखना है। 1 घंटे की सीरीज होती है, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम नेट 1 घंटा, 1 घंटे से 1-2 मिनट तो ज्यादा हो ही सकता है ना। तो 1 घंटे की सीरीज है और इस 1 घंटे में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से ब्रीफ करके बकायदा यहां पर उसको समझाया जाएगा। जितना भी यहां पर समझाया जाएगा सारा कुछ ही आपको पीडीएफ में लिखा हुआ मिलेगा बकायदा, और पीडीएफ भी आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। जो कुछ भी यहां पर पढ़ाया जा रहा है सारा ही बकायदा पीडीएफ नोट्स में लिखा हुआ है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लेक्चर भी सुन रहे हैं, बाकी सारे काम भी कर रहे हैं, लिखना तो है नहीं, नोट्स तो बनाना नहीं है, तो टेंशन क्यों लेने का, है ना। लिखना नहीं है इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपका फोकस बिल्कुल भी कम हो, है ना। फोकस 1% भी अगर हिला, सावधानी हटी भाई साहब, तो दुर्घटना पहले घटी, है ना। तो सावधानी बिल्कुल भी नहीं हटनी है, पूरा फोकस आपको यहां पर रखना है। क्यों, क्योंकि जितना भी समझाया जाएगा बस वही पीडीएफ में लिखा है। और अगर आपने समझ लिया, अगर आपने सुन लिया और हमारे साथ 1 घंटे लगातार इस सीरीज को आपने देख लिया, तो इसका मतलब एग्जाम में इससे बाहर तो एक क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। इसके साथ साथ क्या होगा कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको यहां पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको हमारे साथ बने रहना है, इस समरी सीरीज को देखते रहना है। और मैं मोहित यादव जो आपको पढ़ाता हूं जीव विज्ञान, इस जीव विज्ञान में जिस टॉपिक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है यहां पर संवहन तंत्र के बारे में, ठीक है ना। ये जो आपका लेक्चर जाने वाला है ये लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है बेटा। कौन सा नंबर है ये, लेक्चर नंबर 4 है, चौथा लेक्चर है। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। चैप्टर का क्या नाम है बेटा, चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, नाम है चैप्टर का। और इस जैव प्रक्रम जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस, क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ये इस चैप्टर का नाम है। और यहां पर ये चौथा लेक्चर हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेशन के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में, हमारी बॉडी में जिस चीज का ट्रांसपोर्ट होता है जिसको हम लोग ब्लड कहते हैं, रुधिर कहते हैं, तो वो रुधिर उसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ऑक्सीजनित रुधिर और विऑक्सीजनित रुधिर क्या है इसकी भी चर्चा हम लोग यहां पर करेंगे। मतलब कि अभी हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये सारी हम लोग यहां पर शुरुआत करेंगे। लेकिन उसके पहले क्या हो जाए, एक बहुत बढ़िया सी शायरी हो जाए, और ठीक है वो शायरी आपके लिए बिल्कुल क्या कर देगी, आपको एकदम मोटिवेट कर देगी। और इस मोटिवेशन से आप पूरा लेक्चर बिना किसी फोकस के आराम से पूरा देख लेंगे, ठीक है ना। तो जो है आपके लिए जो शायरी है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इरशाद, इरशाद, ठीक है। तो हिम्मत मत खोना, अभी आपको बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्तों, अभी आपको बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी तुमको बहुत आगे जाना है। और जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है, ठीक है।
तो बेटा हिम्मत बिल्कुल भी नहीं खोना है, लगातार बने रहना है। और बहुत सारे आसपास के ऐसे लोग होते हैं या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं अरे यार भाई नीट ना तेरे बस का नहीं है ना, नीट वीट नहीं निकलेगा, IIT जेईई तेरे बस का नहीं है, तू खाली पढ़ ले, पास हो जा, यही बहुत है। तो भाई साहब उनको भी करके दिखाना है कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्यों? और आप वाकई में कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं, है ना। बस आपको क्या करना है, हिम्मत नहीं खोनी है, लगे रहना है और अपने आप को प्रूफ करना है, अपने आप को प्रूव कर देना। जो लोग कहते हैं तुम कर नहीं सकते हो, उनको भी करके हमको दिखाना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। अब अगर हम ही नहीं चाहते कि हमें नीट करना है तो मैं क्यों करूं, सीधी सी बात है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में किसी एक ऐसे मुकाम पर जाना है जो आपने सोच रखा है, फिर वो नीट भी हो सकता है, मेडिकल लाइन, वो IIT जेईई भी हो सकता है, इंजीनियरिंग लाइन, या फिर आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, NDA में जाना चाहते हैं, या आप किसी और ऐसी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर इन सबको छोड़ करके आप अपना बिजनेस खुद का खड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, बस सबसे पहला निर्णय क्या है कि आपको उसके बारे में डिसाइड करना है, आपको सोचना है कि आपको करना क्या है। अगर आपने सोच लिया मुझे यह करना है, तो फिर आपको उसके लिए प्रयास करना होगा। सबसे पहला कदम है आपको डिसाइड करना है कि आपको जीवन में क्या करना है। सबसे पहला कदम है आपको यह डिसाइड करना है कि आपको जीवन में करना क्या है। और जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया, फिर उसके लिए आपको लग जाना है, आपका फोकस उसी तरफ होना चाहिए कि मुझे अगर डॉक्टर बनना है तो बनना है। 12th पास जैसे ही मैं कर पाऊं, मैं तुरंत जो है नीट का एग्जाम दूं और उसमें अव्वल नंबर से, एकदम बढ़िया नंबर से मैं पास हो जाऊं, MBBS की डिग्री लेकर के मैं डॉक्टर बन जाऊं, अपने सपनों को साकार करूं, अपने मां बाप के सपनों का साकार करूं। और वो लोग जो कह रहे थे कि तुम नहीं कर पाओगे, उनको भी करके दिखाना है, हिम्मत नहीं खोना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और आज हम लोग देखते हैं कि आज हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक को यहां पर कवर करना है। तो जो पहला टॉपिक है वो है मानव संवहन तंत्र। हम लोग समझेंगे मानव संवहन तंत्र के बारे में कि मानव संवहन तंत्र क्या है, और इसमें हम लोगों को किस किस चीजों के बारे में डिस्कस करना है। इसमें हम लोगों को हृदय के बारे में पढ़ना है, इसमें हम लोगों को रुधिर के बारे में पढ़ना है, हम लोगों को धमनी और सिरा के बारे में भी यहां पर डिस्कस करना है। तो हम लोगों को यहां पर बेटा क्या क्या पढ़ना है, हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे रुधिर के बारे में, हम यहां पर डिस्कस करेंगे हृदय के बारे में, हम यहां पर डिस्कस करेंगे धमनी सिरा के बारे में, ठीक। तो ये रुधिर क्या है, रुधिर में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं ब्लड में, ठीक है। प्लाज्मा पाया जाता है, ब्लड कार्पस्कल्स, रुधिर कणिकाएं पाई जाती है, इसको हम लोग यहां पर ब्रीफ में समझेंगे। हृदय के बारे में समझेंगे, ये हृदय क्यों धड़कता है, किसके लिए धड़कता है, ये दोनों के सवाल आप ही बताएंगे, इसको हम नहीं बताएंगे। हम बस खाली ये बताएंगे कि हृदय कैसा होता है। और इस ये 4 चैम्बर हार्ट होता है ह्यूमन का, तो उस 4 चैम्बर हार्ट में 4 कच्ची हृदय में क्या क्या होता है, ठीक है। किसके लिए धड़क रहा है वो आप जान सकते हैं, और कहां जाने वाला है वो भी आप जान सकते हैं। इसलिए दिल थाम के बैठिए, हम लोग यहां पर पढ़ेंगे हृदय के बारे में, ठीक है। और समझेंगे कि किस तरीके से रुधिर, यहां पर जो वी ऑक्सीजनित रुधिर होता है ना, जब रुधिर को पढ़ेंगे तो वहां पर यही बताएंगे कि ऐसा रुधिर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है उसको वी ऑक्सीजनित रुधिर, और ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है उसको ऑक्सीजनित रुधिर कहते हैं, ठीक। तो हमारे शरीर में उपस्थित वी ऑक्सीजनित रुधिर किस तरह से हृदय में जाकर के फेफड़ों में जाता है, और फिर फेफड़ों में वहां पर ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्सीजनित रुधिर में बदलता है, फिर वापस से फेफड़ों में आता है, और फिर फेफड़ों से कहां जाता है, शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। किस तरह से यह प्रक्रिया होती है ना, इसको हम लोग समझेंगे कहां पर, दोहरा परिसंचरण में। कहां समझेंगे इसको हम लोग, दोहरा परिसंचरण में समझेंगे किस तरीके से ये 2 बार परिसंचरण हो रहा है। क्रमबद्ध परिसंचरण क्या होता है, फुसफुस परिसंचरण क्या होता है, किस तरीके से ये प्रक्रिया होती है, किसके माध्यम से होती है, इन सारी चीजों को यहां पर समझेंगे। और वहीं सबसे लास्ट में जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रक्त स्कंदन, जिसपे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि आखिर ये ब्लड क्लॉटिंग क्या है। रक्त स्कंदन को क्या कहते हैं बेटा, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग क्या है, आप लोग देखते होंगे जब कोई चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद क्या होता है कि खून बहने लगता है, थोड़ी देर बाद वो खून
अपने आप वहां पर रुक जाता है, वहां पर एक पपड़ी सी, एक मोटी थिकनेस सी वहां पर जम जाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। वहां पर ब्लड का क्लॉट बन जाता है, ब्लड वहां पर रुक जाता है। एक क्लॉटिंग वो भी होती है जो हमारे शरीर के अंदर हो जाती है, क्लॉट की वजह से हमारे जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है, ठीक है ना, वो अलग चीज है, ठीक है, उसको हम लोग अलग कॉन्सेप्ट में समझेंगे। यहां पर ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है कि चोट लगने के बाद जब रुधिर हमारे शरीर से बहता है तो किस तरीके से वो अपने आप रुक जाता है, क्या प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से वो जो रक्त है जो बह रहा है वो रुक जाता है, इसको यहां पर समझेंगे। तो ये आज के महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनको हम लोगों को क्या करना है बेटा, डिस्कस करना है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं धुआंधार और देखते हैं हम लोग किसके बारे में, रुधिर के बारे में। सबसे पहला टॉपिक हम लोगों को मानव संवहन तंत्र देखना है और इस मानव संवहन तंत्र में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। वहन माध्यम को समझेंगे, वहन माध्यम में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, रक्त के बारे में पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में लसिका के बारे में भी पढ़ेंगे कि आखिर ये लसिका क्या है और किस प्रकार ये रक्त से, रुधिर से अलग है, क्या डिफरेंस है ब्लड में और लसिका में, लिम्फ में। तो इस पॉइंट को समझेंगे। इसके अलावा जो हमने आपको बताया था कि धमनी और सिरा के बारे में पढ़ना है, मतलब कि रक्त नलिकाओं के बारे में पढ़ना है और इस रक्त नलिकाओं में हम लोग धमनी के बारे में पढ़ेंगे और सिरा के बारे में पढ़ेंगे। धमनी और सिरा में क्या अंतर है इसको भी देखेंगे। ऐसी कौन सी वो रक्त नलिकाएं हैं जो ऑक्सीजनित रुधिर को लेकर के जाती हैं, ऐसी कौन सी नलिकाएं हैं जो विऑक्सीजनित रुधिर को लेकर के जाती हैं, क्या अंतर है धमनी और सिरा में, क्या डिफरेंस है, यहां पर हम लोग उस चीज को समझेंगे। वहीं इसके बाद जो तीसरा और महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या, हृदय। तो हम लोग यहां पर हृदय के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि जो हृदय है उसमें कौन कौन से चार चैम्बर होते हैं, क्या प्रोसेस है, ठीक है, कहां पर ट्राइकस्पिड, कहां पर बाइकस्पिड, त्रिवलन और द्विवलन कपाट पाया जाता है, क्या होता है ये, इसके बारे में समझेंगे। आखिर ये कपाट क्या होते हैं, क्या काम करते हैं ये कपाट, इसके बारे में समझना है, ठीक है। किस तरीके से रुधिर हृदय में आता है, किस तरीके से हृदय से रुधिर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है, ये सारी की सारी चीजें जो हम लोगों को आज क्या करनी है, यहाँ पर डिस्कस करनी है, इनको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे किसकी, रुधिर की शुरुआत करेंगे, रक्त की शुरुआत करेंगे। और जब हम लोग रक्त की शुरुआत करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर रुधिर का कंपोजिशन देखेंगे। क्या देखेंगे, रुधिर का कंपोजिशन देखेंगे कि जो रुधिर है वो कितनी चीजों से मिलकर के बना होता है। तो रुधिर जिसको हम लोग ब्लड के नाम से जानते हैं, ठीक, ये जो रुधिर है इसमें क्या क्या पाया जाता है बेटा, तो ये दो चीजों का कंपोजिशन होता है। कितनी चीजों का कंपोजिशन है, दो चीजों का कंपोजिशन होता है, ठीक है। रुधिर के बारे में जो हम लोगों को डिस्कस करना है, यहां पर हम लोगों को दो चीजों को पढ़ना है कि जो रुधिर है, जो ब्लड है वो बेटा कितनी चीजों से मिलकर के बना होता है, वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। पहली चीज क्या होती है बेटा, पहले को बोलते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मा कहते हैं, ठीक। और दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। दूसरा क्या है बेटा, रुधिर कणिकाएं, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड कार्पस्कल्स, ब्लड कार्पस्कल्स कहते हैं। और सबसे पहला क्या है, प्लाज्मा। जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो हम यहां पर देखते हैं कि पूरा रुधिर, अगर हम लोग समझते हैं कि रुधिर अपने आप में 100% है, कितना है, 100% है, तो उस 100% में से 55%, कितना बेटा, 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। वहीं जो रुधिर कणिकाएं हैं ये कितनी होती हैं, ये 45% होती हैं। कितनी होती हैं, 45। तो 55% प्लाज्मा और 45% रुधिर कणिकाएं, ब्लड कार्पस्कल्स, इन दो चीजों से मिलकर के क्या बना होता है हमारा रुधिर, इन दो चीजों से मिलकर के बना होता है, ठीक है ना। तो जो रुधिर है वो 55% प्लाज्मा और 45% रुधिर कणिकाओं से मिलकर के बना होता है। जब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी,
जब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा की, जब हम प्लाज्मा की बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा है ये कितनी चीजों से मिलकर बना है? प्लाज्मा का प्रतिशत कितना है बेटा? प्लाज्मा का प्रतिशत है 55%। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा कितनी चीजों से मिलकर के बना है? तो सबसे पहली चीज तो प्लाज्मा में होता है जल। क्या होता है? जल। ठीक है, कितना होता है जल बेटा? 90 से 92% प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है? जल होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ होते हैं कार्बनिक पदार्थ। ठीक, अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक आयंस। ठीक, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कितना होता है? 6 से 8%। कितना है ये? 6 से 8%। 90 से 92% जल, 6 से 8% अकार्बनिक पदार्थ, और कुछ हमको यहां पर मिल जाएंगी प्रोटीन। क्या मिल जाएंगी? प्रोटीन। ये प्रोटीन बेटा 6 से 8% है, और ये जो अकार्बनिक पदार्थ हैं ये 1 से 2%। ठीक है, जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में जो 3 चीजों से मिलकर के बना है, पहला जल। प्लाज्मा जो है बेटा कितनी चीजों से मिलकर के बना है? 3 चीजों से मिलकर बना है, पहला जल, दूसरा अकार्बनिक पदार्थ और तीसरा प्रोटीन। ठीक है, तो जल कितना है? 90 से 92%, 90 से 92% क्या है बेटा? जल है। ठीक है, 1 से 2% अकार्बनिक पदार्थ है, और 6 से 8% क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, अगर प्रोटीन की बात करेंगे तो आपको प्रोटीन के रूप में क्या मिल जाएगा? आपको प्रोटीन के रूप में यहां पर मिल जाएगा फाइब्रिनोजन। अगर सिर्फ किसकी बात करेंगे? प्रोटीन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन के रूप में यहां पर क्या मिल जाएगा? प्रोटीन के रूप में मिलेगा फाइब्रिनोजन। दूसरी प्रोटीन होगी एल्ब्यूमिन, और तीसरी प्रोटीन है ग्लोबुलिन। ठीक, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन, 3 तरह की प्रोटीन कहां पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है। ठीक है, अगर आप बात करेंगे बेटा रुधिर कणिकाओं की, किसकी बात करेंगे? रुधिर कणिकाओं की जब हम लोग बात करेंगे तो जो रुधिर कणिकाएं आपको पता है ये कितने तरह की होती हैं बेटा? 3 तरह की रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। कितने तरह की रुधिर कणिकाएं यहां पर मिलेंगी? 3 तरह की रुधिर कणिकाएं मिलती हैं। बहुत ही आसान है। पहली रुधिर कणिका क्या होती है? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस्कल्स। दूसरी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स। और तीसरी प्लेटलेट्स। तीसरी प्लेटलेट्स। ठीक है, ये है लाल रुधिर कणिकाएं।
WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं, और प्लेटलेट्स मतलब पट्टिकाणु। ठीक है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक, तो ये पूरा का पूरा किसका चार्ट है? रुधिर का चार्ट है, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि जो ये रुधिर है, ये जो ब्लड है, ये कितनी चीजों से मिलकर के बना है? ये दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक होता है प्लाज्मा जो कि 55% होता है, और दूसरा है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाओं को ब्लड कार्पस्कल्स कहते हैं। ठीक है, इसी को फॉर्म्ड एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक, तो 45% ये रुधिर कणिकाएं होती हैं। रुधिर कणिकाओं की बात करेंगे, बहुत आसान है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और पट्टिकाणु। जब हम बात करते हैं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा में हम लोग देखते हैं 3 तरह की चीजें पाई जाती हैं। पहला ये तो जल होता है, जो कि 90 से 92% कवर करता है किसका? प्लाज्मा का। मतलब प्लाज्मा में 90% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। 6 से 8% कुछ प्रोटीन पाई जाती है, जैसे कि फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, और 1 से 2% क्या होते हैं? कुछ अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो कि 1 से 2% होते हैं। इसमें कुछ आयंस भी होते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने किसके बारे में समझी? यहां पर रुधिर के बारे में समझी। यही आगे लिखा भी हुआ है, तो आपको लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? यहां पर चीजों को समझना है। आगे जब हम देखते हैं तो ये चार्ट बना हुआ है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये रक्त है, और रक्त कितनी चीजों से मिलकर के बना है? एक प्लाज्मा से बना है, दूसरा रुधिर कणिकाओं से बना है। जब रुधिर कणिकाओं की बात करते हैं तो यहां पर लाल रुधिर कणिकाएं मिल जाएंगी, श्वेत रक्त कणिकाएं मिल जाएंगी, और रक्त प्लेटलेट्स मिल जाएंगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पट्टिकाणु कहते हैं। ठीक है, जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है? रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। वहीं श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करेंगे तो यह शरीर को रोग मुक्त रखने में सहायक होता है। क्यों? क्योंकि जो WBC है, जो लाल श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ये किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। ठीक, और ये एंटीबॉडी क्या करती है? ये एंटीबॉडी हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती हैं। जब हम आगे बढ़ के बात करेंगे प्लेटलेट्स की, पट्टिकाणुओं की, तो ये पट्टिकाणुएं क्या करती है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। ये रक्त का थक्का क्या होता है, ये हम आपको आखिरी में बताएंगे, जिसको हमने कहा था ब्लड क्लॉटिंग। तो ये ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग आगे चल करके जब हम लोग हृदय को पढ़ लेंगे, उसके बाद ब्लड प्लेटलेट्स की चर्चा करेंगे, और फिर लसिका की चर्चा भी हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं प्लाज्मा की, प्लाज्मा कितना होता है बेटा? 55%। कितना होता है? 55%। और ये रक्त कणिकाएं कितनी होती हैं? 45%। ठीक, तो ये जो 55% प्लाज्मा है, ये किस कलर का होता है? पीले रंग का जो तरल पदार्थ होता है। इसमें 90% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। कुछ शेष अवयव जैविक होते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन पाई जाती है, जैसे कि एल्ब्यूमिन, जैसे कि ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, इसके अलावा कुछ अजैविक खनिज तत्व भी, कुछ मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं, कुछ आयंस भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने यहां पर देख लिया किसके बारे में? रुधिर के बारे में। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे धमनी और सिरा के बारे में। जैसा कि यहां पर लिखा है क्या? रक्त वाहिका। हमने आपको बताया था ना, रक्त वाहिका के बारे में देखेंगे। रक्त वाहिका में हम लोगों को यहां पर 2 चीजों के बारे में पढ़ना है। पहला धमनी के बारे में पढ़ना है, और दूसरा सिरा के बारे में पढ़ना है। तो ये जो बेटा धमनी और सिरा है, ये जो धमनी और सिरा है, ये क्या करती है? ये हमारे शरीर में रक्त को लाने और ले जाने का काम करती हैं। ठीक है, तो कौन है जो रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से लाने का काम करता है, कौन रक्त को ले जाने का काम करता है? तो यहां पर धमनी और सिरा का महत्वपूर्ण रोल होता है। जब हम बात करते हैं ऑक्सीजनित रुधिर की,
ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो उसको ऑक्सीजनित रुधिर कहते हैं। और ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में लेकर के जाने का काम कौन करता है? धमनियां करती हैं। वहीं हमारे शरीर में जो वी ऑक्सीजनित रुधिर है, वी ऑक्सीजनित रुधिर क्या होता है? ऐसा रुधिर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जिस रुधिर में पाई जाती है उसको वी ऑक्सीजनित रुधिर कहते हैं। तो वी ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाने का काम कौन करता है? तो वो शिराएं करती हैं। ठीक है ना। तो ये एक जो है महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान सा सवाल है कि जो है धमनी का मेन काम रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में लेकर के जाना और रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से लेकर के आना कहां? हृदय में। कौन है? वो शिरा करता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं और भी इसके जो पॉइंट हैं कि जो ऑक्सीकृत रुधिर है, कैसा रुधिर है बेटा? जो ऑक्सीकृत रुधिर है मतलब कि ऐसा रुधिर जिसमें क्या है? ऑक्सीजन है, उसको हृदय से शरीर के विभिन्न भागों या विभिन्न अंगों तक लेकर के जो जाती हैं वो कौन है? वो धमनी है। लेकिन बेटा इसका एक अपवाद भी है, और अपवाद क्या है? फुसफुस धमनी। अपवाद क्या है बेटा? फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी के बारे में हम आपको बताएंगे। फुसफुस धमनी के बारे में हम आपको बताएंगे कि जो फुसफुस धमनी है वो क्या करती है? फुसफुस धमनी हृदय से निकलती है और हृदय से फेफड़ों तक जाती है। हृदय से फेफड़ों तक जाती हैं और वी ऑक्सीजनित रुधिर को लेकर के जाती हैं, जो कि क्या है? धमनी का अपवाद है। वहीं जब सिरा की बात करेंगे तो यहां पर हम देखते हैं फुसफुस सिरा को। किसको देखते हैं? फुसफुस सिरा को देखते हैं। ये फुसफुस सिरा भी क्या है? सिरा का अपवाद है। मतलब कि जो सिराएं हैं वो क्या करती हैं? वो सिराएं विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से अनऑक्सीकृत रुधिर को, कैसे रुधिर को? अनऑक्सीकृत रुधिर को एकत्र करके हृदय में लाती हैं। कहां लाती हैं? हृदय में लाती हैं अनऑक्सीकृत रुधिर को। लेकिन जो फुसफुस सिरा है वो फुसफुस सिरा क्या करती है? फुसफुस सिरा फेफड़ों से निकलती है और फेफड़ों से जो है ऑक्सीकृत रुधिर को, किसको? ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय तक लेकर के जाती है। तो यहां पर जो फुसफुस धमनी है वो धमनी का अपवाद है और जो फुसफुस सिरा है वो सिरा का अपवाद है। क्लियर है? जो धमनियां हैं वो क्या करती हैं बेटा? वो ऑक्सीकृत रुधिर को, किसको? ऑक्सीकृत रुधिर को जो है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में लेकर के जाती है। वहीं जो सिरा है वो अनऑक्सीकृत रुधिर को, किसको? अनऑक्सीकृत रुधिर को क्या करती है? शरीर के विभिन्न भागों से एकत्र करके कहां लाती है? हृदय में लाती है। ठीक है, फुसफुस सिरा सिराओं का अपवाद है, यही फुसफुस धमनी का अपवाद है। इसके बारे में और ज्यादा हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र, डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग फुसफुस धमनी और फुसफुस सिरा के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो धमनी की भित्ति है वो बेटा कैसी होती है? मोटी होती है और अधिक लचीली होती है। वहीं जब सिरा की बात करोगे तो जो सिरा की भित्ति है वो कम मोटी होगी और कम लचीली होगी। ठीक है ना। वॉल्व नहीं होते हैं धमनी में, जबकि सिराओं में वॉल्व पाए जाते हैं। वॉल्व का मतलब हिंदी में इसको कपाट कहते हैं। वॉल्व को हिंदी में क्या कहते हैं? कपाट कहते हैं। ठीक है। और जो चौथे पॉइंट की बात करेंगे तो ये सतही नहीं होती हैं, ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं, जबकि ये सतही होती हैं और ऊतकों के ऊपर पाई जाती हैं। ठीक है। तो आपको अक्सर यहाँ पर जो इस तरह की जो नीले रंग की जो दिखती है वो सिराएं होती हैं, है ना। आप लोग देखते हो ना, आपको शरीर के ऊपर बिल्कुल त्वचा के नीचे कुछ नीले रंग की जो नसें दिखती हैं वो क्या है? वो सिराएं हैं। क्यों? क्योंकि वो सतही होती है, ऊपर पाई जाती है। जबकि जो धमनी है जिनमें ऑक्सीकृत रुधिर बहता है, अपवाद में फुसफुस धमनी को छोड़ करके वो कहां पाई जाती है? ऊतकों के नीचे पाई जाती है, इसीलिए वो जल्दी दिखाई नहीं देती हैं। और जो इस तरह पर यहां पर आपको जो नसें दिखाई दे रही हैं वो क्या है? वो सिराएं हैं। क्लियर है यहां पर आपको सारा पॉइंट? धमनी और सिरा जो कि क्या है बेटा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हर बार पूछा जाता है। बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ 4 ही पॉइंट लिखने हैं। कोई भी कैसा भी डिफरेंस आपसे पूछा जाए, आपको कितने पॉइंट बताने हैं? 4 पॉइंट बताने हैं, जो कि क्या होते हैं? पर्याप्त होते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोगों को किस पॉइंट की यहां पर चर्चा करनी है। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो
जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो किसकी चर्चा करेंगे, हम लोग हृदय की चर्चा करेंगे और क्या देखेंगे, ये जो मानव हृदय है क्या है, ये मानव हृदय है। इस मानव हृदय में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले बता दो, ये जो खूबसूरत आपको चित्र दिख रहा है ये क्या है, ये आपका हृदय है, ठीक है, जो किसी और के लिए धड़कता है। हालांकि किसके लिए धड़कना चाहिए, आपको, आपकी मम्मी के लिए, आपके पापा के लिए, आपके भाई बहनों के लिए धड़कना चाहिए, जो कि धड़कता है। लेकिन इसके अलावा बेचारा कभी कभी क्या होता है, ये बहक जाता है, मासूम होता है ना, तो ये बहक जाता है और बहक करके जो है किसी और के लिए भी, परिवार के अलावा किसी और के लिए भी धड़कने लगता है। और इसमें कोई भी गलत बात भी नहीं है। तो सोचो सर क्या कोई गलत बात है, क्या ऐसे कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमें बस इसको अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने हृदय का कंट्रोल किसी और को नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। हमारा हृदय है, उसको हम कंट्रोल करें, हम जब चाहेंगे उसको उस हिसाब से क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। तो इसका जो कंट्रोल पावर है, जो उसके धड़कने की जो प्रक्रिया है, तो धड़कने की प्रक्रिया को तो नियंत्रित नहीं कर सकते हो, लेकिन जो इसके बहकने की प्रक्रिया है उसको क्या कर सकते हो, आप नियंत्रित कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि हृदय जो है इसमें क्या क्या होता है। तो आपको पता है कि जो मानव हृदय है, मानव जो हृदय होता है, इस मानव हृदय में बेटा कितने कक्ष होते हैं, इस मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। क्या होता है, 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होता है। कैसा होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, 4 कक्ष होते हैं। वहीं अगर दूसरी बात करेंगे कि ये जो 4 कक्ष हैं, तो ये 4 कक्ष में क्या होता है, तो बेटा दो क्या होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं, मतलब 2 अलिंद होते हैं, ठीक। अलिंद को क्या कहते हैं, ऑरिकल कहते हैं। और 2 क्या होते हैं बेटा, 2 निलय होते हैं। निलय को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक। तो 4 कक्ष का हृदय होता है। इस 4 कक्ष में 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, मतलब 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, ठीक है। देखते हैं कहां पर है। तो ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हो, ये क्या है, ये अलिंद है। इसी तरीके से यहां पर क्या है, ये अलिंद है। तो ये हो गया राइट ऑरिकल, दायां अलिंद, और ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, बायां अलिंद, ठीक है। वही जो ये जो नीचे का हिस्सा आप देख रहे हैं, और एक ये आपको ब्लू कलर का, नीले कलर का जो है आपको पार्ट यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया, ये राइट वेंट्रिकल मतलब कि दायां निलय, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब कि बायां निलय। तो बहुत ही आसान है, 4 कक्ष होते हैं, एक हो गया दायां अलिंद, एक हो गया बायां अलिंद। नीचे की तरफ आएंगे तो ये हो गया दायां निलय, और ये इधर हो गया बायां निलय, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा है, और यहां पर हृदय में ये चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। कैसा होता है बेटा, तो मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। तो इस तरह का मानव हृदय होता है, ठीक है, जो कि आपको जानना जरूरी है। अब बात इसमें महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा ये है कि ये जो मानव हृदय है ये काम कैसे करता है। मानव हृदय काम कैसे करता है, तो हम आपको यहां पर बता दें कि हमने जो यहां पर आपको ये पॉइंट दिखाया है, जिसमें क्या लिखा है कि 2 अलिंद होते हैं। क्या होते हैं, 2 अलिंद होते हैं। तो ये 2 अलिंद में एक क्या होता है, एक होता है दायां अलिंद, एक होता है बायां अलिंद। वही जब हम लोग बात करेंगे किसकी, निलय की, किसकी बात करेंगे, जब निलय की बात करेंगे तो निलय भी 2 होते हैं, एक होता है दायां निलय, एक होता है बायां निलय, ठीक। तो इस तरीके से ये यहां पर कितने कक्ष हो गए, 4। कितने कक्ष हो गए बेटा, 4 कक्ष हो गए।
एक हो गया, ठीक है। कितने कच्छ हो गए? 4। कितने कच्छ हो गए बेटा? 4 कच्छ हो गए यहां पर। एक हो गया दाया अलिंद, एक हो गया बाया अलिंद, एक दाया निलय और एक बाया निलय। ठीक है, अब क्या होगा? अब इसमें क्या होगा बेटा कि शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर कहां आएगा? दाएं अलिंद में आएगा। शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर कहां आएगा? दाएं अलिंद में आएगा। दाएं अलिंद से रुधिर कहां जाएगा? दाएं निलय में जाएगा। कहां जाएगा? दाएं निलय में। और दाएं निलय से रुधिर कहां जाएगा? फेफड़ों में। दाएं निलय से रुधिर कहां जाएगा? फेफड़ों में। और फिर फेफड़ों से रुधिर कहां आएगा? बाएं अलिंद में आएगा। फेफड़ों से रुधिर कहां आएगा? बाएं अलिंद में। और फिर बाएं निलय से कहां जाएगा? शरीर के विभिन्न भागों में। कहां जाएगा? शरीर के विभिन्न भागों में। यह प्रक्रिया किस तरह से होती है इसको हम लोग चल करके समझेंगे आगे वाले पॉइंट पे। पहले हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि ये क्या है। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है किसका? हृदय का। ठीक है, और ये जो आपको हृदय का चित्र दिखाई दे रहा है यहां पर आप आसानी से देख पाएंगे। क्या आप देख पाएंगे? ये दाया अलिंद है, ठीक, और ये बाया अलिंद है। उसी प्रकार नीचे देखेंगे तो ये दाया निलय है और ये बाया निलय है। ठीक है, अब ये जो दाया अलिंद है यहां पर क्या हो रहा है? शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा के माध्यम से, शरीर के ऊपरी भाग, शरीर के ऊपरी और शरीर के निचले भाग से, ये देखो लिखा हुआ है शरीर के निचले भाग से, यहां लिखा हुआ है शरीर के ऊपरी भाग से। तो चाहे ऊपरी भाग हो चाहे निचला भाग हो, किसके माध्यम से? महाशिरा के माध्यम से। किसके माध्यम से? महाशिरा के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर कहां जाएगा? दाएं अलिंद में जाएगा। कहां जाएगा? दाएं अलिंद में जाएगा। दाएं अलिंद से रुधिर कहां आ जाएगा? दाएं निलय में आ जाएगा। और दाएं निलय से फिर रुधिर कहां जाएगा? फेफड़ों में जाएगा। फेफड़ों से रुधिर कहां जाएगा? फेफड़ों से रुधिर कहां जाएगा? फेफड़ों से रुधिर आएगा दाएं अलिंद में आएगा, सॉरी बाएं अलिंद में आएगा। कहां आएगा? बाएं अलिंद में आएगा। ठीक है, यहां पर आपको फुसफुस धमनी और फुसफुस सिरा यहां पर आपको देखने को मिल रही है। ये जो फुसफुस धमनियां हैं, ये फुसफुस धमनियां क्या करती हैं? फुसफुस धमनियां दाएं निलय से रुधिर को कहां लेकर के जाती हैं? फेफड़ों में लेकर जाती हैं। जबकि जो फुसफुस सिराएं हैं वो फेफड़ों से रुधिर को कहां लाती है? बाएं अलिंद में लाती हैं। बाएं अलिंद से रुधिर कहां आ जाएगा? बाएं निलय में आ जाएगा। कहां आ जाएगा? बाएं निलय में आ जाएगा। और फिर बाएं निलय से शरीर के विभिन्न भागों में ये रुधिर चला जाएगा। इस तरीके से ये प्रक्रिया होगी जिसको आगे चल करके हम लोग और भी ज्यादा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा है कि जो हृदय है वो एक पेशीय अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, और ये कैसा होता है? हमारी बंद मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा होता है बेटा? बंद मुट्ठी के आकार का होता है। रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करना होता है। किसको? रुधिर को, ब्लड को। ठीक, यह दोनों जो है वो फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित रहता है। कौन? हृदय हमारा। कौन? जो हृदय है वो कहां स्थित रहता है? वो फेफड़ों के मध्य में वक्ष गुहा में हल्का सा बाईं ओर खिसका होता है। देखो क्या लिखा? थोड़ा सा बाईं तरफ क्या होता है? झुका रहता है। टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। बाईं तरफ थोड़ा सा क्या होता है? हल्का सा
झुका हुआ होता है तो लोग कहते हैं हृदय हमारा कहाँ है, बाईं तरफ है, लेकिन ये होता कहाँ है, फेफड़ों के मध्य में होता है, वह चुगवा में स्थित होता है। लेकिन लोग फिर भी कहते हैं कि बाईं तरफ होता है, बाईं तरफ स्थित नहीं होता है, सिर्फ ये क्या होता है, बाईं तरफ थोड़ा सा क्या होता है, बाईं तरफ ये झुका रहता है, जिसकी वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि जो हृदय है वो कहाँ है, हमारे बाईं तरफ है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि हम लोगों ने लंग्स के बारे में पढ़ा था, फेफड़ों के बारे में पढ़ा था कि जो फेफड़े हैं वो दोहरी झिल्ली के बने होते हैं। याद है आपको, हम लोगों ने जब श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने चर्चा करी थी, जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वो कैसे होते हैं, दोहरी झिल्ली के बने होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो हृदय है, हृदय भी हमारा दोहरी झिल्ली का बना होता है। कैसा होता है, दोहरी झिल्ली का बना होता है। और इस दोहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, हृदयावर्णी झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, हृदयावर्णी झिल्ली कहते हैं। दो झिल्लियों के बीच में जो तरल पदार्थ पाया जाता है, जो फ्लूइड पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, हृदयावर्णी फ्लूइड कहते हैं, हृदयावर्णी द्रव कहते हैं। तो यह भी दोहरी भित्ति का बना होता है। और इस झिल्ली को क्या कहते हैं, हृदयावर्णी थैली कहते हैं या हृदयावर्णी झिल्ली कहते हैं। और इसमें जो द्रव पाया जाता है उसको हृदयावर्णी द्रव कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ हृदय की कुछ संरचना के बारे में, हम लोगों ने देखा कि ये किस तरह का यहां पर होता है। अब ये सारी चीजें जो हमने आपको बताई, क्या कि जो हृदय है बेटा, जो हृदय है वो क्या है, इसमें 4 कक्ष होते हैं। पहले बताया क्या होता है, 4 कक्ष होते हैं, जिसमें जो 2 कक्ष हैं वो क्या अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और ऊपर की ओर पाए जाते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसको अलिंद कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको अलिंद कहेंगे। जबकि 2 कक्ष क्या होते हैं, अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। और ये बड़े क्या होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। ठीक है, एक पतली भित्ति के द्वारा क्या होता है, इनको दाएं और बाएं अलिंद को विभाजित करते हैं, जिसको अंतर अलिंदी पट कहते हैं। क्या कहते हैं, जो अलिंद है, दायां अलिंद और बायां अलिंद, इस दाएं और बाएं अलिंद के बीच में एक भित्ति पाई जाती है। जो भित्ति क्या करती है, दाएं और बाएं अलिंद को अलग अलग करती है। उस भित्ति को क्या कहते हैं, अंतर अलिंदी पट कहते हैं। यह भित्ति क्या करती है, दाएं एवं बाएं अलिंद को अलग करती है। ठीक इसी प्रकार से एक मोटी भित्ति पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, अंतर्निलय पट कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्निलय पट कहते हैं। और यह अंतर्निलय पट क्या करता है, दाएं और बाएं निलय को अलग करता है। जिस प्रकार से दाएं और बाएं अलिंद को अलग करने वाले पट को क्या कहते थे, अंतर अलिंदी पट कहते हैं, अलिंदी पट। उसी तरीके से दाएं और बाएं निलय को अलग करने वाले को क्या कहते हैं, अंतर निलय पट कहते हैं। तो कोई भी यहां पर कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सिर्फ आपका एक पॉइंट यहां पर बढ़ाया गया है, क्या कि अलिंद को अलग करने वाले पट को अलिंदी पट और निलय को, दाएं और बाएं निलय को अलग करने वाले पट को निलय पट कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारा दायां अलिंद और दायां निलय है, तो दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में एक क्या पाया जाता है, वॉल्व पाया जाता है, कपाट पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, त्रिवलन कपाट कहते हैं। जबकि बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में भी एक कपाट पाया जाता है, जिसको द्विवलन कपाट या फिर मित्रल कपाट भी कहते हैं। ठीक है, तो एक ये भी पॉइंट है जो यहां पर आपको क्या करना है, याद रखना है कि दाहिने अलिंद और दाहिने निलय पर 3 पेशीय पल्लों से युक्त एक वॉल्व पाया जाता है, एक कपाट पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में त्रिवलन कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिवलन कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिवलन कपाट कहते हैं। ठीक, वहीं जब हम बात करेंगे किसकी, बाएं अलिंद और बाएं निलय की, तो बाएं अलिंद और बाएं निलय में जो कपाट पाया जाता है उसको द्विवलन कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विवलन कपाट कहते हैं, या इसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। द्विवलन कपाट क्यों होता है, क्योंकि 2 पेशीय वल्लों का होता है। अंग्रेजी में इसको बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। जैसे यहां लिखा है ट्राइकस्पिड वॉल्व, हिंदी में त्रिवलन कपाट, उसी तरीके से ये बाइकस्पिड वॉल्व है, हिंदी में द्विवलन कपाट यहां पर पाया जाता है। ठीक है ना, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आप जो देख रहे हैं चित्र, इस चित्र में आपको यहां पर ये देखो, ये जो संरचना दिख रही है, इस चित्र में आपको जो ये संरचना दिख रही है, ये क्या, ये एक कपाट है।
क्या है, ये कपाट है, जिसके माध्यम से क्या होगा, दाएं अलिंद से आने वाला जो रुधिर है वो कहां जाएगा, दाएं निलय में जाएगा। उसी प्रकार से ये एक आपको कपाट दिख रहा है, ठीक है। ये कपाट क्या है, इस कपाट में क्या होगा, बाएं अलिंद से आने वाला जो रुधिर है वो कहां जाएगा, बाएं निलय में जाएगा, ठीक। तो दाएं अलिंद से आने वाला रुधिर दाएं निलय में जाएगा, किसके माध्यम से, किसके माध्यम से जाएगा, त्रिवलन कपाट के माध्यम से। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहां, ये दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में, ठीक, पहला। दूसरा, बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में जो ये कपाट है इसको क्या बोलेंगे, द्विवलन कपाट। क्या बोलेंगे, द्विवलन कपाट। बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही परेशान नहीं होना, बहुत आसान सा शब्द है कि दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में ये जो कपाट पाया जाता है, जो वॉल्व पाया जाता है, इसमें 3 पल्ले होते हैं, 3 पेशीय पल्लों का होता है, इसलिए उसको त्रिवलन कपाट कहते हैं, अंग्रेजी में ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। वही जब हम बात करेंगे बाएं अलिंद और बाएं निलय की, तो बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में जो कपाट पाया जाता है वो 2 पल्लों का बना होता है, 2 फ्लैप का होता है, इसलिए उसको द्विवलन कपाट मतलब कि बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये पॉइंट यहां से क्लियर हो गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि ये जो हृदय के जो कपाट हैं, ये जो द्विवलन कपाट या ये जो त्रिवलन कपाट हैं, ये क्या करते हैं, ये रुधिर को एक ही दिशा में जाने देते हैं, मतलब कि अलिंद से निलय में ही जाने देते हैं, ठीक है ना। और क्या करते हैं, और वापस निलय से अलिंद में रुधिर ना आ जाए, निलय से अलिंद में रुधिर वापस ना आ जाए, उसको क्या करते हैं, रोकते हैं। मतलब बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, रुधिर का जो बैक फ्लो ना हो जाए, रुधिर निलय से अलिंद में ना आ जाए, वापस पीछे की तरफ ना आ जाए, तो उसके वापस आने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो ये जो हृदय के कपाट हैं, ये रुधिर को एक ही दिशा में जाने देते हैं, अर्थात अलिंद से निलय, और निलय से फुसफुस धमनी या फिर महाधमनी, निलय से फुसफुस धमनी या फिर महाधमनी। अब ये निलय से फुसफुस धमनी में कैसे जा रहा है, तो हमने आपको बताया था कि दाएं निलय से कहां जाता है, रुधिर फेफड़ों में जाता है। तो दाएं निलय से रुधिर फेफड़ों में किसके माध्यम से जाता है, फुसफुस धमनी के माध्यम से जाता है। वहीं बाएं निलय से रुधिर कहां जाता है, शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, तो किसके माध्यम से जाता है, महाधमनी के माध्यम से जाता है। तो एक ही दिशा में रुधिर बहे, या तो अलिंद से निलय में, और निलय से या तो कहां जा रहा है, फेफड़ों में, या फिर निलय से कहां जा रहा है, शरीर के विभिन्न भागों में। तो एक ही दिशा में रुधिर को बहना चाहिए, और वही ये कपाट क्या करते हैं, ये काम करते हैं कि रुधिर एक ही दिशा में बहे, इस पे फोकस करते हैं, वो वापस ना आ जाए, बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, उसको रोकते हैं। और यही पॉइंट यहां पर आगे लिखा हुआ है कि हृदय में उपस्थित ये जो वॉल्व है, हृदय में उपस्थित ये जो कपाट है बेटा, ये क्या करते हैं, रुधिर प्रवाह के उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं, कि जो रुधिर का जो प्रवाह हो रहा है वो उल्टी दिशा में ना होने लगे, वो वापस बैक ना आ जाए, वापस बैक फ्लो ना करने लगे, तो उल्टी दिशा में वापस ना आए, उसको क्या करते हैं, रोकते हैं। एक ही दिशा में बहने के लिए उसको प्रेरित करते हैं। जैसे कि आपके माता पिता हैं, जैसे कि आपके टीचर हैं, आपके जो अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, वो आपको प्रेरित करते हैं कि आप एग्जाम में या आप अपने जीवन में बहुत बड़ी से बड़ी सफलताओं को प्राप्त करें, है ना। ऐसा ना हो कि कहीं आप डिमोटिवेट ना हो जाएं, ऐसा ना हो कि कहीं आपको किसी क्षण ये ना लगने लगे कि यार हम कुछ कर नहीं सकते हैं, या हम एग्जाम में पास नहीं हो सकते हैं। जीवन में अगर कभी भी ऐसा कोई क्षण आता है, जीवन में अगर कभी भी कोई ऐसा क्षण आता है कि आप निराश होते हैं, आप डिमोटिवेट होते हैं, तो आपके जो सबसे पहले जो गार्जियन है वो माता पिता, और इसके बाद अध्यापक, और फिर इसके बाद आपके दोस्त आपको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि टेंशन लेने का नहीं ब्रो, टेंशन देने का, है ना। टेंशन कभी भी लेनी नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन में जो भी ऊंचाइयां हैं जीवन की, वो आप उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हां, आसानी से तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मार्ग में असफलताओं का आना जरूरी है,
क्यों मार्ग में असफलताओं का आना जरूरी क्यों है? तो उसका रीजन ये है कि बेटा ये जो असफलताएं हैं ना, यही हमको सिखाती हैं, यही हमको दर्शाती हैं कि हमने कहां पर कोई कमी की है ना। अगर लगातार सफलता अगर मिलती रहेगी ना, तो क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्या आ जाता है? ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, है ना। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर लगातार सफलता मिलती रहती है तो यह बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर आपको असफलता का सामना करना पड़े, अगर कभी जीवन में कभी असफलता का सामना आपको करना पड़ेगा, तो इसमें बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सफलता, ये जो असफलता है, ये आपको बताती है कि कहां पर ऐसी कोई कमी रह गई है ना, कहां पर ऐसी कोई कमी रह गई जिसको हमको फोकस करना है, जिसको हमको ध्यान देना है। और उस पर ध्यान देने के बाद वो आपको यह भी सिखाती है कि ये जो पड़ाव आपने अभी पार किया है ना, जो आपने मेहनत करी, लगातार मेहनत करके आप कोशिश कर रहे थे कि वहां सफल हो जाए, लेकिन सफल नहीं हो पाए, तो इस पड़ाव के बीच में, इस रास्ते के बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो क्या करती है, आपको सिखाती हैं, आपके जीवन को ऐसी बहुत सारी सीख दे जाती हैं जो हो सकता है आगे आपको वो चीजें ना मिल पाए, है ना। तो कोई बात नहीं, अगर कभी कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छी लाइन है, एक सर की, एक सर हैं वो, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, है ना, उनकी एक बहुत अच्छी लाइन है कि क्या हुआ अगर मैं सफल नहीं होऊंगा, है ना। मैंने जीवन में कोई काम किया तो क्या हुआ अगर हम सफल नहीं होंगे, है ना, कुछ नहीं तो कम से कम एक तजुर्बा होगा, है ना। तो अगर सफलता अगर नहीं मिल रही है तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है ना। कम से कम किसी काम को करने में क्या होगा, हमको एक तजुर्बा मिलेगा, एक अनुभव मिलेगा, है ना। तो इसलिए जीवन में जो आप चाहते हैं आपको वो काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं ठीक है एक ही लाइन पे लगे हैं और उसी लाइन पे चल रहे हैं, नहीं। अगर आपका मन है कुछ जीवन में अलग करने का, बिल्कुल करो, है ना। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी इसको जाने दो, है ना। अगर सफलता मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और सफलता नहीं मिलेगी तो अनुभव जरूर मिलेगा, है ना। तो अनुभव, जिसको हम लोग एक्सपीरियंस कहते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और ये तभी मिलता है जब हम लोग उस रास्ते पे चलते हैं, है ना। जब आप साइकिल चलाना सीखोगे, बाइक चलाना सीखोगे, और चलते चलते गिरोगे, फिर गिर के फिर उठोगे, है ना, वो जो है चलना, चल करके गिरना, और गिर करके उठ करके फिर चलना, है ना, और चलते रहना। तो ये क्या है, यही वो जो है जीवन की सिखलाई है, जो आप क्या करोगे, आप उसको सीखोगे और सीख करके जीवन में आगे बढ़ोगे। इसलिए सफलताओं से डरने का नहीं है ना। कुछ ना हुआ तो क्या होगा, कम से कम एक तजुर्बा होगा, है ना। चलो, तो ये रुधिर क्या, ये वॉल्व क्या करते हैं, रुधिर के प्रवाह को वापस उल्टी दिशा में आने से रोकते हैं, एक ही दिशा में बहते रहे, यही प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो आगे क्या लिखा है, जो हमने आपको एक पॉइंट बताया था ऑक्सीजनित रुधिर और वी ऑक्सीजनित रुधिर का, कि क्या कह रहा है कि जो दायां अलिंद है ना। अभी यहां पर समझते हैं, पहले इस पॉइंट को यहां पर समझते हैं कि ये अलिंद है, ठीक, और कौन सा अलिंद है, दायां अलिंद है। कौन सा अलिंद है, दायां अलिंद। और नीचे की तरफ क्या है बेटा, दायां निलय। उसी प्रकार से इस तरफ क्या है, बायां अलिंद है, और इधर क्या है, बायां निलय, ठीक। तो दाएं अलिंद में क्या होगा, दाएं अलिंद में इसको मान लेते हैं ऊतक, ठीक। शरीर के विभिन्न भागों से क्या होगा, रुधिर ऊतक से कहां जाएगा, दाएं अलिंद में जाएगा। कहां जाएगा, दाएं अलिंद में जाएगा। ये रुधिर कौन सा है बेटा, कौन सा रुधिर है ये, वी ऑक्सीजनित रुधिर है। कहां जा रहा है, ऊतक से जा रहा है, ऊतक से जा रहा है कहां, दाएं अलिंद में। कहां जा रहा है, दाएं अलिंद में जा रहा है, ठीक। दाएं अलिंद से रुधिर कहां आएगा, दाएं निलय में। दाएं अलिंद से कहां आएगा, दाएं
निलय में आएगा, और दाएं निलय में आने के लिए, दाएं निलय में आने के लिए यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, त्रिवलन कपाट। क्या है यहां पर, त्रिवलन कपाट। तो इस दाएं अलिंद से दाएं निलय में रुधिर आएगा, किसके माध्यम से आएगा, त्रिवलन कपाट के माध्यम से आएगा। ठीक, अब दाएं निलय से यही वी ऑक्सीजनित रुधिर, दाएं निलय से वी ऑक्सीजनित रुधिर कहां जाएगा, कहां जाएगा, फेफड़ों में जाएगा। कहां जाएगा, फेफड़ों में जाएगा, लंग्स में जाएगा। ठीक, कहां से, दाएं निलय से कहां जा रहा है, फेफड़ों में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फेफड़ों से रुधिर कहां आएगा, बाएं निलय में आएगा। कहां आएगा, और सॉरी बाएं अलिंद में आएगा। कहां आएगा, बाएं अलिंद में। और यह रुधिर कैसा है, ये वाला रुधिर कैसा था, वी ऑक्सीजनित। ठीक, यहां पे क्या होगा, फेफड़ों से कहां आएगा, बाएं अलिंद में आएगा। कैसा रुधिर आएगा, ऑक्सीजनित रुधिर आएगा। ठीक, कैसा रुधिर आएगा, ऑक्सीजनित रुधिर। मतलब इस रुधिर में क्या है बेटा, ऑक्सीजन है, और इस रुधिर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो फेफड़ों से रुधिर कहां आएगा, बाएं अलिंद में आएगा। और बाएं अलिंद से, बाएं अलिंद से किसके माध्यम से, किसके माध्यम से, द्विवलन कपाट के माध्यम से। किसके माध्यम से, द्विवलन कपाट के माध्यम से। ये जो रुधिर है, ऑक्सीजनित रुधिर है, ये बाएं अलिंद से कहां आ जाएगा, बाएं निलय में आ जाएगा। कहां आ जाएगा, बाएं निलय में आ जाएगा। और बाएं निलय से, बाएं निलय से कहां चला जाएगा, ऊतक में चला जाएगा। बाएं निलय से कहां चला जाएगा, ऊतक में। तो आप देख रहे हैं कि चाहे बाएं अलिंद की बात करो, चाहे बाएं निलय की बात करो, रुधिर कैसा है बेटा, ऑक्सीजनित। कैसा रुधिर है, ऑक्सीजनित। वहीं जब हम बात करेंगे दाएं अलिंद की और दाएं निलय की, तो यहां पे रुधिर कैसा है, वी ऑक्सीजनित। कैसा रुधिर है यहां पर, वी ऑक्सीजन। मतलब अगर शब्द आया दाया, चाहे फिर वो दाया अलिंद हो या दाया निलय हो, तो यहां पर रुधिर कैसा होगा, वी ऑक्सीजनित होगा। और अगर शब्द आ गया बाया, चाहे वो बाया अलिंद हो या वो बाया निलय हो, रुधिर कैसा होगा बेटा, ऑक्सीजनित रुधिर होगा। कैसा होगा, ऑक्सीजनित। क्यों, क्योंकि बाएं अलिंद और बाएं निलय में रुधिर कहां से आ रहा है, रुधिर आ रहा है फेफड़ों से। कहां आ रहा है बेटा, फेफड़ों से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है। वहीं अगर बात करेंगे दाएं अलिंद और दाएं निलय की, तो यहां पर रुधिर कहां से जा रहा है, ऊतक से जा रहा है। कहां से जा रहा है, ऊतक से जा रहा है। और शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर कहां जाएगा, दाएं अलिंद में, फिर दाएं निलय में। और यह रुधिर कैसा होगा, वी ऑक्सीजनित रुधिर होगा। ठीक, अब एक पॉइंट हम लोग समझेंगे यहां पर।
ठीक, अब एक पॉइंट समझेंगे कि बेटा देखो, अलिंद में रुधिर जा रहा है कहां से? ऊतक से। तो जब ऊतक से अलिंद में रुधिर जाएगा तो बहुत आराम, ऊतक से जब अलिंद में रुधिर जाएगा तो बहुत आराम से जाएगा, है ना, कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से ऊतक से कहां जाएगा? रुधिर अलिंद में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जब अलिंद से निलय में जब रुधिर आएगा तो त्रिवलन कपाट के माध्यम से आएगा, और जैसे ही ये कपाट खुलेगा, जैसे ही ये कपाट खुलेगा तो बहुत प्रेशर से अलिंद से रुधिर कहां आएगा? निलय में आएगा। वहीं जब निलय से फिर फेफड़ों में, और फेफड़ों से जब बाएं अलिंद में जाएगा तो बहुत ही आराम से रुधिर जाएगा। लेकिन जब ये बाएं अलिंद में रुधिर भर जाएगा और द्विवलन कपाट जैसे ही खुलेगा तो बहुत प्रेशर से अलिंद से रुधिर कहां जाएगा? निलय में जाएगा। इसका मतलब हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं? हम आपको यहां पर यह बात बताना चाह रहे हैं कि जब अलिंद से निलय में रुधिर जाता है तो बहुत ही प्रेशर से जाता है, जिसकी वजह से अलिंद की भित्ति क्या होती है? बहुत पतली होती है, जबकि निलय की भित्ति क्या होगी? निलय की भित्ति बहुत ही ज्यादा मोटी होती है। निलय की भित्ति क्या होती है? बहुत ही ज्यादा मोटी होती है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलिंद से निलय में जो रुधिर आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर से आता है, बहुत ही ज्यादा दबाव से आता है, ठीक है। तो चलो इस अगले पॉइंट को यहां पर हम लोग देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जब दायां अलिंद, कौन सा अलिंद? जब दायां अलिंद फैलता है तो विऑक्सी जनित रुधिर इसमें आ जाता है। देखो यहां पर चित्र को, जब दायां अलिंद फैलेगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऊतक से रुधिर आ जाएगा। ऊतक से जो रुधिर आ रहा है वो कहां आ रहा है? दाएं अलिंद में आ रहा है। और जब इसमें रुधिर आएगा तो क्या होगा? ऊतक अलिंद फैल जाएगा, है ना। तो जब रुधिर आना होगा, कौन सा? जब विऑक्सीजनित जब रुधिर आएगा तो दायां अलिंद क्या हो जाएगा? दायां अलिंद फैल जाएगा और रुधिर उसमें चला जाएगा। और जैसे ही ये दायां अलिंद क्या होगा? जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होगा तो दाएं अलिंद से रुधिर कहां चला जाएगा? दाएं निलय में। जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है, बायां निलय फैल जाता है और यह रुधिर को दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है, ठीक। और रुधिर फिर क्या होगा? रुधिर को ऑक्सीकरण के लिए, किसके लिए? ऑक्सीकरण के लिए रुधिर को कहां भेज दिया जाएगा? फुसफुस में। फुसफुस का मतलब क्या है? लंग्स में। फुसफुस का मतलब क्या है? लंग्स में, फेफड़ों में क्या किया जाएगा? रुधिर को भेज दिया जाएगा, ठीक। अब देखो उसके बाद ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? जो ऑक्सीजनित रुधिर है, जब रुधिर को फुसफुस में, लंग्स में जब भेज दिया गया ऑक्सीकरण के लिए तो रुधिर का ऑक्सीकरण हो गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली गई? फेफड़ों में चली गई। और फेफड़ों में उपस्थित जो ऑक्सीजन थी वो कहां आ गई? रुधिर में आ गई। और जब ऑक्सीजन कहां आ जाएगी? फेफड़ों में आ जाएगी, तो रुधिर कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनित रुधिर हो जाएगा। ये ऑक्सीजनित रुधिर क्या करेगा? ये ऑक्सीजनित रुधिर लंग्स से, फेफड़ों से कहां आ जाएगा? बाएं अलिंद में आ जाएगा। कहां आ जाएगा? बाएं अलिंद में आ जाएगा। इस रुधिर को एकत्रित करते समय जो बायां अलिंद है वो क्या हो जाएगा बेटा? वो शिथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिथिल हो जाएगा। जब बायां अलिंद संकुचित होगा तो बायां निलय फैल जाएगा और इसमें रुधिर स्थानांतरित हो जाएगा। और जब बायां निलय संकुचित होगा, देखो जब अलिंद संकुचित हो रहा था, देखो जब अलिंद क्या होगा? जब अलिंद संकुचित होगा तो निलय फैल जाएगा और निलय में रुधिर चला जाएगा। लेकिन जब निलय संकुचित होगा तब रुधिर कहां जाएगा? शरीर में पंप कर दिया जाएगा। समझ रहे हो? मतलब कि देखो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्या? जब अलिंद संकुचित होगा, जब अलिंद क्या होगा? संकुचित होगा, तो अलिंद से रुधिर कहां चला जाएगा? निलय में। जब अलिंद संकुचित होगा तो कहां जाएगा रुधिर? निलय में। लेकिन जब ये निलय संकुचित होगा, जब दायां निलय संकुचित होगा तो रुधिर जाएगा फेफड़ों में, और जब बायां निलय संकुचित होगा तो रुधिर जाएगा ऊतकों में। कहां जाएगा? शरीर में जाएगा, ठीक। तो बस वही पॉइंट यहां पर, अरे यार, वही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। नोट क्या लिखा है कि अलिंद की जो भित्ति है, जो अलिंद की अपेक्षा निलय की जो पेशी भित्ति है वो क्या होती है? मोटी होती है। अलिंद की अपेक्षा निलय की जो भित्ति है वो क्या होती है? मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से क्या होता है? रुधिर को भेजना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रुधिर, जो अलिंद की भित्ति है वो पतली और निलय की भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। तो यहां से आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से हम आपको यहां पर चीजों को समझा दे रहे हैं, क्या कि ऊतक से या शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर कहां जाता है? दाएं अलिंद में जाता है। दाएं अलिंद से कहां जाएगा? दायां अलिंद संकुचित होगा, और जब ये संकुचित होगा,
है ना। तो जब ये संकुचित होगा तो त्रिवलन कपाट के माध्यम से रुधिर कहां चला गया, दाएं निलय में चला जाएगा। और जब दाएं निलय संकुचित होगा तो ये वी ऑक्सीजनित रुधिर कहां चला गया, फेफड़ों में चला जाएगा। फेफड़ों से रुधिर जाएगा बाएं अलिंद में। जब बाएं अलिंद संकुचित होगा तो बाएं अलिंद से द्विवलन कपाट के माध्यम से रुधिर कहां आ जाएगा, बाएं निलय में आ जाएगा। और जब बाएं निलय संकुचित होगा, जब बायां निलय संकुचित होगा तो बाएं निलय से जो रुधिर है वो वापस से ऊतकों में, ऑक्सीजनित जो रुधिर है वो वापस से ऊतकों में या शरीर के विभिन्न भागों में चला जाएगा। ठीक है, अलिंद से रुधिर निलय में आता है। अलिंद से रुधिर निलय में आता है तो बहुत ही प्रेशर से आता है, क्योंकि जैसे ही कपाट खुलते हैं तो पूरे प्रेशर से आता है। इसकी वजह से क्या होता है, निलय की जो भित्ति होती है वो अपेक्षाकृत, अलिंद की अपेक्षाकृत क्या होती है, मोटी होती है। ठीक, तो यहां पर हम लोगों ने, तो इस पॉइंट को हम लोगों ने यहां पर क्लियर कर लिया। और अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि आज हम लोगों ने रिवीजन में क्या क्या पढ़ा है। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसका हम लोग रिवीजन करते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा है हृदय के बारे में। किसके बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने आज? हम लोगों ने डिस्कस किया है आज हृदय के बारे में। ठीक, हृदय की संरचना देखी हम लोगों ने। ठीक है, हृदय की संरचना के बारे में पढ़ा हम लोगों ने आज। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, रुधिर के बारे में। ठीक, और रुधिर के बारे में जब चर्चा करी तो हम लोगों ने क्या देखा, यहां पर हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में देखा और रुधिर कणिकाओं के बारे में देखा। तो रुधिर कणिकाएं हो या फिर वो प्लाज्मा हो, ये दोनों ही किसके भाग हैं, दोनों ही रुधिर के भाग हैं। इसको यहां पर हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया। वहीं हृदय की संरचना के बारे में देखा कि जो 4 कक्ष हैं, जो 4 चैम्बर हैं, वो किस तरीके से यहां पर प्रक्रिया होती है, क्या अलिंद है, क्या निलय है, इसकी चर्चा करी हम लोगों ने। इन सब चीजों को यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया आज हम लोगों ने। ठीक है, और किस तरीके से वी ऑक्सीजनित रुधिर आता है और ऑक्सीजनित रुधिर किस तरह से फेफड़ों से होते हुए फिर आगे की तरफ फ्लो करता है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया। जो आपका आज का होमवर्क है वो आपका होमवर्क क्या है, तो होमवर्क है आपको पूरा रिवीजन करना। सिर्फ आपका होमवर्क क्या है, रिवीजन, रिवाइज करो। क्यों? क्योंकि रिवीजन इज की ऑफ सक्सेस। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आपको जीवन में सक्सेस होना है, अगर आपको जीवन में सक्सेस होना है तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, तो धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज आप लोग बताएंगे कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, और जितने भी पॉइंट हमने आपको यहां पर समझाए, इसमें ऐसा कोई पॉइंट जो आपको ना समझ में आया हो, आप कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे। ठीक है, कि ये वाला पॉइंट ये गड़बड़ किया, या फिर अगर आपको सारा ही कुछ समझ में आया है तो आप तब भी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।